हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 ये जो कविता है नदी यहाँ पर, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये श्री प्रसाद जी की कविता है। उन्होंने बड़ी अच्छी कविता लिखी है। जैसे आप लोग ज़रा सा ये सोच करके बताओ कि नदी पर अगर लेख लिखना हो तो कैसे लिखोगे। नदी का उद्भव कैसे होता है। उद्भव होने का मतलब है नदी की ज़िंदगी शुरू कहाँ से होती है, और साथ साथ में नदी का जीवन सफ़र कैसा होता है, और नदी के जीवन का जो आखिरी समय है जहाँ पर वो सागर में मिल जाती है। तो आज हम लोग नदी की जीवन गाथा, नदी की एक छोटी सी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे कि नदी का जीवन कैसा होता है। तो एक बार पहले हम लोग इस कविता को शुरू से लेकर के आखिर तक पढ़ेंगे, फिर इसे हम लोग लाइंस बाय लाइंस समझने की कोशिश करेंगे। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे, मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी, टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर, लेकिन जब आई, धीमी धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पी लो मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। तो डॉक्टर श्री प्रसाद जी ने ये कविता लिखी है। अब हम लोग इसे ज़रा ऊपर से नीचे तक लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। नदी की कहानी, नदी के जीवन की कहानी। तो कवि कहते हैं कि नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है। तो जैसे हम लोग ये कहें कि नदी का सफ़र जो होता है, जब हम लोग धरातल पर, खेतों में, मैदानों में, कहीं पर भी देखते हैं तो नदियाँ, है ना, पानी का बहुत बड़ा स्रोत होती हैं। और कहीं कहीं पर जब उसकी राह में कोई बड़ा सा चट्टान आ जाए, कोई बड़ा सा भूभाग आ जाए, तो वहाँ पर वो अक्सर अपने राह को थोड़ा सा दाएं या बाएं कर लेती है, लेकिन वो रुकती नहीं और वो चलती जाती है, चलती जाती है। कहाँ तक चलती जाती है? जब तक वो सागर से, समुद्र से मिल नहीं जाती है। तो हम लोग नदी के जीवन के बारे में यही कहते हैं कि उसकी मंजिल क्या होती है, उसका डेस्टिनेशन, उसका लक्ष्य होता है कि सागर में जाकर के मिल जाना, है ना। यहाँ देखो आप लोग कि किसी पर्वत से, अक्सर नदियाँ जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। या तो वो बर्फीले क्षेत्रों से, ग्लेशियर के पिघलने से बनती हैं, वहाँ से निकलती हैं, वहाँ से उसका उद्भव होता है। या कुछ नदियाँ बरसाती भी होती हैं, जो बारिश के पानी से उनका जीवन शुरू होता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वो कैसे एक पहाड़ की चोटी से, बर्फीले चोटी से निकलती है। जैसे आप लोगों ने गंगा नदी के बारे में सुना होगा कि वो गंगोत्री से निकलती है। और गंगोत्री कहाँ है? ऋषिकेश से ऊपर में बर्फीला ग्लेशियर क्षेत्र है, जहाँ से बर्फ़ों के पिघलने से गंगा नदी का जन्म होता है। मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी। तो नदी को ये जो राह मिलती है, बहुत ही लंबी राह मिलती है। उसका रास्ता, उसका सफ़र होता है, बहुत ही लंबा होता है। जैसे आपने देखा कि यहाँ वो पहाड़ियों से, बर्फीले क्षेत्रों से नीचे गिर करके यहाँ वो ऐसे बहना शुरू कर रही है ना। तो मिलती लंबी राह उसे, देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। धानी का मतलब होता है कि माँ के जैसा होना, है ना। तो नदियों के पानी की वजह से ही हमारे खेत खलियान में लहलहाट होती है, हरियाली होती है। और आप लोग जब हिस्ट्री पढ़ोगे तो देखोगे कि पुरानी जितनी भी बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई हैं, हड़प्पा की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता,
तो ये सारे के सारे सिविलाइजेशंस, इनका ग्रोथ, इनका विकास कहाँ हुआ है? ये किसी न किसी नदी के किनारे ही हुआ है, क्योंकि नदी के किनारे बसने से इन्हें पीने के लिए पानी और साथ में इनको एग्रीकल्चर के लिए, खेती करने के लिए भी पानी भरपूर मात्रा में मिल जाया करता था। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। तो यहाँ हम लोग नदी के रास्ते को देखें तो ऐसे देख रहे हैं ना इसे, है ना। तो ये कुछ जगहों पर जहाँ पर इसे समतल मैदान मिलता है तो सीधी चलती जाती है, जहाँ पे कुछ अवरोध, कुछ पहाड़, कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं तो ये टेढ़ी होकर के अपना रास्ता बगल से निकालती है। कहीं कहीं पर इसके पानी में अगर धार होती है, तेज़ी होती है तो लहरें भी उठती हैं, है ना। लेकिन ये चलती जाती है, थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती, मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। तो क्या हो जाता है कि कभी कभी ये कहीं किसी किनारे में, किसी जंगल में छिप जाती है, फिर मैदान में आती है ना। और ये जो छिपना और फिर दिखाई देने वाली बात है, छिपना दिखाई देने को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ पर इसे सपोर्ट नहीं मिल रहा होता, अवरोध ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये पतला संकरा रूप रख लेती है। इसके नदी की पाट की चौड़ाई बड़ी ही कम होती है, लेकिन जहाँ फिर इसे मौका मिलता है, बारिश का और पानी का सपोर्ट मिलता है, तो फिर से इसकी धारा तेज़ हो जाती है, इसके पाट चौड़े हो जाते हैं। ऐसी होती है नदी। लेकिन एक ख़ास बात क्या है कि ये थकती कभी भी नहीं। और क्या बताते हैं कि बहुत तेज़ थी पर्वत पर। ये जो नदी जो थी, जब पर्वत से नीचे बहना शुरू होती है तो बहुत तेज़ धार होती है ना। लेकिन जब नीचे आई, धीमे धीमी चाल हुई, जैसे थक कर सुस्ताई। तो हम सब लोगों के साथ में भी होता है, अगर सफ़र लंबा हो तो हम लोग चलते हैं तो थोड़ा थकते भी हैं, आराम भी करते हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी नदी के बारे में, ये रुकती कहीं नहीं है, लेकिन थोड़ी सुस्त तो हो जाती है ना। इसकी धारा कमज़ोर तो हो जाती है, चाल धीमी हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे कि थोड़ा सा थक सी गई हो। पानी बिखराती जाती, हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी लो मन में बुरा न लाती है। तो नदियाँ बुरा नहीं मानती, और जहाँ जहाँ से जिधर जिधर से होकर के गुजरती हैं उसके चारों तरफ में खेत खलिहान होते हैं या जंगल होते हैं हरे भरे से, है ना। और क्या लिखा कवि ने कि जितना पानी ले लो मन में बुरा न लाती है, किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। और हम लोगों में से किसी को पता है क्या कि गंगा नदी कब आई धरती पे, यमुना नदी कब आई धरती पे? नहीं पता है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि हाँ, जब तक बारिश होती रहेगी, जब तक पहाड़ों पर बर्फ़ रहेगी, ये नदियाँ ऐसे ही बहती रहेंगी, ऐसे ही चलती रहेंगी। अब ये अलग बात है कि आजकल कभी कभी हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी पर सुनते हैं और देखते समझते भी हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर कभी कभी इतने सारे शहर बसाए जाते हैं, जंगल काटे जाते हैं, चट्टान भी काटे जाते हैं, तो कहीं कहीं पर नदियाँ रुक सी जाती हैं, ठहर सी जाती हैं, तो उसका पानी गंदा भी हो जाता है, और ये अच्छी बात नहीं है। नदियाँ हैं तो जीवन है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि नदियों के आसपास में ही मनुष्य की सभ्यताएं विकसित होती आई हैं। तो नदियाँ जब तक रहेंगी, और मेरे ख्याल से बहुत लंबे समय तक रहेंगी, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही, सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। तो बच्चों, आपको पता है कि ये गंगा नदी जो गंगोत्री से शुरू होती है, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, बिहार के पटना के बगल से होते हुए पश्चिम बंगाल की तरफ में होते हुए ये जाकर के सागर में मिल जाती है। उस जगह का नाम है गंगा सागर, है ना। तो सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। और जब तक ये सागर से मिल न जाए, तब तक पहाड़ की चोटी से लेकर के सागर के बीच का जो सफ़र है वो कभी भी ठहरता नहीं, ये अनवरत चलती जाती है, चलती जाती है।
है ना। अच्छा, तो बच्चों मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूं कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि नदी चलते चलते कैसे कैसे आकार बदलती है। नदी चलते चलते कभी ये संकरी होती है, कभी इसके पार्ट चौड़े होते हैं, कभी ये टेढ़ी मेढ़ी होकर के रास्ता निकालती है, कभी थोड़ी सुस्ताई हुई सी होती है ना। नदी का बहाव पर्वत पर कैसा होता है? नदी का बहाव पर्वत पर बहुत तेज़ होता है और नीचे आने पर थोड़ा सा सुस्त हो जाती है, धीमी हो जाती है। नदी हमारे लिए क्या करती है? नदी हमारे खेत खलिहानों के लिए पानी लाती है, हमारे आसपास हरियाली मेंटेन करती है। ये जो लाइनें हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि चलते चलते सागर को, सींच सींच कर खेतों को, खेल खेलती लुका छिपी। तो मैं चाहूँगा आप सब बच्चों से ना कि आप क्यों नहीं इस कविता को याद ही कर लो, तो आप इन में ये जो ब्लैंक लाइंस हैं इसे आसानी से फिलअप कर सकते हो। फिर बाद में मैं एक क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियो लेक्चर रखूँगा तो आंसर लिख दूँगा। कविता की पंक्तियों को पढ़ कर के उचित उत्तर पर सही निशान लगाना है। तो ये आसान है सवाल, या मैं बता दूं? बता देता हूँ थोड़ा सा। नदी की चाल कहाँ धीमी हो जाती है? मैदानी भाग में हो जाती है ना। और क्या सवाल है? पर्वत पर नदी की गति तेज कैसी होती है? जब नदी ऊपर से नीचे की ओर बहती है तब इसकी गति तेज होती है। ये बातचीत के लिए जो चीज़ें हैं, ये सवाल आपको आपस में, अपने दोस्तों के साथ में, अपने घर के बड़ों के साथ में चर्चा करना चाहिए। इंटरनेट से, अखबारों से, किताबों से इसके बारे में जानकारी पैदा करना चाहिए। अनुमान और कल्पना सेक्शन भी वही बात है ना। पाठ में आए 10 क्रिया शब्द छांट कर शब्द कोश के अनुसार लिखिए। अच्छा, ओहो, आसान सा सवाल है, थोड़ा सा ग्रामेटिकल है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखें। खेत, खेतों में। बच्चे, बच्चे यहाँ पर प्लूरल है तो हम लोग लिखेंगे बच्चा, बच्चा मैदान में खेल रहा है। मैंने अपने खेतों को पानी दिया। नदी, नदियाँ, नदी का प्लूरल क्या होगा? नदियाँ। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। नदियाँ सबको पानी देती हैं। वहाँ पर आखिर में क्या लिखेंगे हम लोग? हैं। सागर में लहरें उठ रही थीं। तो लहरें, लहर का सिंगुलर क्या हो जाएगा? लहर का एक वचन हो जाएगा यहाँ पे, लहरें का लहर। सागर में लहर उठ रही है, ठीक है ना। मैंने दीपावली पर दिया खरीदा। दीपावली पर दिया खरीदा, और यहाँ पर दिया का सिंगुलर हो जाएगा दिया, दिया खरीदा। तो इसका प्लूरल लिखना है दिए खरीदे। मैंने दीपावली पर दिए खरीदे, ऐसे बनाएंगे। रीमा ने फूल उठाया। रीमा ने फूल उठाए। तो नदी हमें क्या क्या सिखाती है? नदी के सिखाने के बारे में अगर मैं बातें करूं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो नदियां सिखाती हैं वो ये है कि हमें जीवन में चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, अपने कर्म का पालन करते रहना चाहिए, है ना। लगातार चलते रहना चाहिए। और जहाँ कहीं पर कोई प्रॉब्लम आए तो हमें उस प्रॉब्लम को देखते हुए अपना रास्ता निकाल रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य धर्म तो चलते जाना है, चलते जाना है। तो बच्चों, इसके क्वेश्चन आंसर का मैं एक अलग से लेक्चर सेशन रिकॉर्ड करूँगा और जल्दी ही अपलोड करूँगा। आप सब बच्चों से फिर से मुझे ये कहना है कि आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स भी ज़रूर लिखो कि ये कविता कैसी लगी और इसके बारे में आपको क्या हेल्प चाहिए, है ना। तो कमेंट्स के अकॉर्डिंगली मैं आगे अपने लेक्चर्स में वो सारी बातें डालूँगा। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल स्टडीज़, कंप्यूटर जैसे किसी सब्जेक्ट को लेकर के आपके नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।